यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि जो हमारे सेक्टर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वहीं हमने आगे पढ़ा कि जो हमारे सेक्टर्स हैं उसकी 2 कैटेगरी और होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ द वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब वर्क और एम्प्लॉयमेंट के नियम कानून के आधार पर इंडिया के अंदर 2 तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर जो रोज़गार है वो दिया जाता है किसको, एम्प्लॉइज़ को, और उस रोज़गार के अंदर, उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। और ये जो संस्था होती है जो रोज़गार देती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ये रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के यहाँ पर, और गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करके रखती है, इनको गाइड करती है टाइम टू टाइम, और इन्हें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और ये करते हैं। ठीक है। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे उद्योग आते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अब मेन टॉपिक आज का हमारा ये है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काम करने वाले वर्करों को प्रोटेक्ट करना पड़ा। मैं बताता हूँ आपको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या जो उसके अंदर है वो है लो पेड की। लो पेड का मतलब है जितनी सैलरी वेजेस एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए उतनी वेजेस एंड सैलरी वो लोग ऑफ़र नहीं करते। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ज़्यादा कराया जाता है लेबर से, वर्कर से, और उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है। उन्हें किसी भी प्रकार का लीव बेनिफिट नहीं दिया जाता, उन्हें किसी भी प्रकार की हॉलीडे नहीं दिया जाता, उन्हें किसी भी प्रकार की सिक लीव जो कंसेशन होता है वो नहीं दिया जाता, उन्हें किसी भी प्रकार का फंड नहीं दिया जाता, उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया जाता, उन्हें ग्रेजुइटी नहीं दी जाती। ये सारे बेनिफिट से वो वंचित रहते हैं जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले बंदे हैं इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो छोटी छोटी फर्म्स है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी कार्य होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होता है। वहाँ पे हमारी जो लेबर खेतों में काम करती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू काम करती है। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की गई वेजेस को फॉलो नहीं किया जाता। जो भी वेजेस उन्होंने डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने, उनको फॉलो नहीं किया जाता। मीन्स ओवरऑल हमारे जो लेबर है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, उनका शोषण किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अब क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बंदों को, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देयर इज़ ए नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हियर इज़ ए फ्यू पॉइंट विच विल हेल्प इन डूइंग सो। मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को। द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स। गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज रेट फिक्स करना चाहिए और उनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स करने चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बंदों के लिए भी। जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज के लिए बना रखा है वैसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिसमें उनकी मिनिमम वेज फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो मिनिमम, और वर्किंग आवर भी फिक्स हो। उनसे कोई वर्किंग आवर में भी लिमिट से ज़्यादा काम ना करा सके। गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए सस्ता लोन उन आदमियों को जो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा बिज़नेस। गवर्नमेंट को और अफोर्डेबल और बेसिक सर्विसेज
क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए सस्ते दाम पर, अफोर्डेबल प्राइस पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड। जो भी वर्कर हमारे अनगिनत सेक्टर में काम करते हैं उन्हें सस्ते दाम पर एजुकेशन, हेल्थ और फूड प्रोवाइड करना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज, गवर्नमेंट को नए नियम और नए कानून बनाने चाहिए जिसके अंदर उन लोगों का हित सुरक्षित हो सके जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनसे कोई ओवरटाइम ना करा सके, उन्हें पेड लीव मिल सके, उन्हें सिक लीव मिल सके, इस तरह के बेनिफिट भी उन्हें मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट को नियम कानून बनाने चाहिए। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे सेक्टर्स की तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी जो है हमारे सेक्टर एक और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनर कौन होता है, मालिक। तो ओनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर इंडिया के अंदर दो तरह के सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर जितनी भी एसेट्स होती है या जो भी सर्विस पब्लिक सेक्टर के द्वारा उस संस्था के द्वारा दी जाती है वो कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने भी बिजनेस संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन आते हैं उनको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, उनके द्वारा जो भी सर्विस दी जाती है उन्हें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एसेट्स होती है और सर्विस डिलीवर होती है वो प्राइवेट बंदे के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पब्लिक सेक्टर को आप एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हो और प्राइवेट सेक्टर तो आप जानते ही हो, प्राइवेट कंपनीज़। पब्लिक सेक्टर का जो एग्जांपल है वो है रेलवे इंडिया के अंदर और पोस्ट ऑफिस। हमारी इंडियन रेलवे और इंडियन पोस्ट ऑफिस मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल बहुत है, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बहुत सारी कंपनी हैं जो किस में आएगी, जो प्राइवेट सेक्टर में आएगी। प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, कोई भी प्राइवेट ओनर, उसका प्राइवेट मालिक। अंडरस्टूड। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, समाज का वेलफेयर करना, उनका भला करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए पब्लिक सेक्टर काम करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करना उनका क्या है, मेन मोटो है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हियर वी हैव लिस्टेड सम फ्यू। भाई हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है अपनी इकोनॉमी के लिए, तो कुछ मेन जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्स एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इनकम बढ़ाती है टैक्स इम्पोज करके, और उस इनकम से वो लोग क्या करती है, वो करती है अपने खर्चे पूरे करती है। जो सर्विस उन्हें दी जाती है किसके द्वारा, पब्लिक को जो वो सर्विस देते हैं वो खर्च करती है, किससे पूरा करती है, वो खर्च टैक्स से पूरा करती है। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर एंड जनरेटिंग अदर थिंग्स। गवर्नमेंट को अपना जो खर्च है वो बढ़ाना चाहिए, उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, अपने रोड्स पे ध्यान देना चाहिए, ब्रिज पे ध्यान देना चाहिए, रेलवे पे ध्यान देना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। इससे हमें हर एक जो भी नागरिक है इंडिया का उसे सुविधा मिलेगी। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट टू इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू विद देयर प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। देखिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, सो दैट वो लोग अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके। इसलिए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी टाइम टू टाइम सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें कंसेशन और रिलैक्सेशन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर को वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी पावर सप्लाई, अच्छी रोड, अंडरस्टूड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें वो उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। टैक्स में कंसेशन दे सकते हैं, अंडरस्टूड। तो इस तरह की सुविधा देके वो लोग प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर।
द गवर्नमेंट इन इंडिया बाय wheat and rice from the farmer at a fair price and sell at a lower price to the consumer through ration shop. In this way it support both farmer and consumer. गवर्नमेंट क्या करती है, वीट गेहूं और चावलों को फार्मर से खरीदती है अच्छे दाम पर, इससे हमारे फार्मर का भी भला होता है और फिर बेच देती है उन्हें सस्ते दाम पर कंज्यूमर्स को, गरीब लोगों को, गरीब जनता को, भारत की गरीब जनता को थ्रू राशन शॉप के थ्रू। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है, इससे हमारे फार्मर्स का भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनसे उनकी फसल अच्छे दाम पे खरीदी जाती है, वाजिब दाम पे, और हमारी जो गरीब जनता है उन्हें वो सस्ता भोजन दे पाती है। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल ऑफ देम ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपने जो स्कूल्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जो भी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उन पे भी फोकस करना चाहिए, उन्हें अच्छे से मैनेज करना चाहिए, उन पे अपना एक्सपेंस बढ़ाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में हम अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसके मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इसमें सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पर 2 तरह के सेक्टर होते हैं, वर्किंग कल्चर के आधार पर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें हमारे जो सेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वो होते हैं 2, कौन से, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक के बारे में मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूँ। तो इस चैप्टर में जो मेजरली था पढ़ना वो था कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितने प्रकार के सेक्टर्स पाए जाते हैं, वे सभी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट्स ज़रूर करिए। आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे फीडबैक नहीं मिलेगी, मुझे पता नहीं लग पाएगा कि मेरी वीडियो में कहाँ खामी है और क्या इम्प्रूवमेंट